नमस्कार दोस्तों, रतन जी एस क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। दोस्तों, ईटू टेरिया का बिहार तथ्य संग्रह पुस्तक यह बेहद ही महत्वपूर्ण है। किसी भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से विशेषकर बात करें तो बिहार के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, बिहार के एग्जामिनेशन के बारे में बात करें तो इसमें चाहे वो बिहार का दरोगा एसआई हो या फिर उसके बाद में बिहार कांस्टेबल हो या फिर बिहार का बीपीएससी का एग्ज़ाम हो, इन सभी परीक्षाओं के लिए यह पुस्तक जो है दोस्तों वो समान रूप से कारगर है और बेहद ही उपयोगी है। इसके विषय सूची को देखें तो इसके विषय सूची को देखने से स्पष्ट होता है कि इस पुस्तक का जो पहला अध्याय है दोस्तों वो है बिहार सामान्य परिचय, जिसको कि पूर्ण रूप से हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद में बिहार का इतिहास के अंतर्गत हम लोग प्राचीन बिहार, मध्यकालीन बिहार और आधुनिक बिहार के इतिहास को हम लोग पूर्ण रूप से पढ़ाई कर चुके हैं। इसके बाद में बिहार के भूगोल के बारे में बात करें तो बिहार के भूगोल के बारे में भी हम लोग पढ़ाई कर चुके हैं। इसके बाद में दोस्तों बिहार की अर्थव्यवस्था के बारे में भी हम लोग जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। उसके बाद में बिहार में पर्यटन और बिहार की जनगणना 2011 तक हम लोग पढ़ाई कंप्लीट कर चुके हैं। कुल मिलाकर के 6 अध्याय को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। और आज के सेशन में दोस्तों हम लोग 7वें अध्याय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जो कि बिहार की राज्य व्यवस्था से संबंधित होगी। और इस अध्याय के अंतर्गत बात करें तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे दोस्तों बिहार के राज्यपाल के बारे में। उसके बाद में विधान परिषद, विधानसभा, मुख्यमंत्री, स्थानीय स्वशासन जिसे कि पंचायती राज व्यवस्था भी कहते हैं। और उसके बाद में बात करें तो नगरपालिका और प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए दोस्तों एक एक करके इन सभी पॉइंट के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त कर देंगे। फिलहाल हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों आज के सेशन में बिहार की अर्थव्यवस्था के बारे में। तो आइए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज के सेशन को। इस तरीके से दोस्तों हम लोग का 7वां टॉपिक होने वाला है बिहार की राज्य व्यवस्था। इसके बारे में बात करें तो सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि पृथक बिहार प्रांत की गठन की घोषणा वर्ष 1911 ईस्वी में की गई। तत्पश्चात वर्ष 1912 ईस्वी में बिहार जो है दोस्तों वो पृथक राज्य बन गया, या ऐसे भी हम लोग कहें कि बिहार प्रांत जो है दोस्तों उसके गठन की घोषणा करी गई थी दोस्तों 1911 ईस्वी में, लेकिन 1912 ईस्वी में बिहार जो है वो एक अलग राज्य के रूप में गठित हुआ। पृथक बिहार राज्य में प्रथम विधानसभा चुनाव जो है वो 1937 ईस्वी में हुई। और विधानसभा के बारे में बात करें तो विधानसभा के लिए 152 तथा विधान परिषद के लिए 30 सीटों की व्यवस्था की गई। दोस्तों इसके अलावा बात करें तो राज्य में 152 में से 70 निर्वाचित क्षेत्र सामान्य नागरिकों के लिए, जिसमें से 15 अनुसूचित जातियों, 7 अनुसूचित जनजातियों, 39 मुस्लिमों, 4 महिलाओं, 2 आंग्ल भारतीय, 2 यूरोपीय समुदाय तथा 13 विशिष्ट क्षेत्र जैसे कि व्यवसाय, उद्योग, भूस्वामी, शिक्षक आदि के लिए सुरक्षित किया गया था। इसके बाद में बात करें दोस्तों तो चुनाव में 98 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की और 20 सीटों पर मुस्लिम लीग ने जीत दर्ज की थी। दोस्तों कांग्रेस को सरकार बनाने का निमंत्रण मिला हुआ था। और उसके बाद में बात करें तो श्री कृष्ण सिंह ने कांग्रेस पार्टी के आदेश पर ही पद ग्रहण से पूर्व सरकार से राजनीतिक स्वायत्तता का आश्वासन मांगा। आश्वासन नहीं मिलने पर श्री कृष्ण सिंह ने मंत्रिमंडल गठन से इनकार कर दिया। उसके बाद में तत्कालिक गवर्नर ने इंडिपेंडेंट पार्टी के मोहम्मद यूनुस को मार्च 1937 ईस्वी में एक कार्यकारी सरकार बनाने का दायित्व सौंपा। और इस प्रकार सरकार का गठन कर मोहम्मद यूनुस बिहार के पहले प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बने हुए थे। दोस्तों उस समय तत्कालिक समय में दोस्तों बिहार के मुख्यमंत्री को ही प्रधानमंत्री कहा जाता था। अगला पॉइंट है कि लेकिन गवर्नर एवं कांग्रेस की मध्य सहमति होने पर 20 जुलाई वर्ष 1937 ईस्वी को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार में पहली बार कांग्रेस की सरकार बनी। जबकि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के बारे में बात करें तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर नियुक्त हुए और विधानसभा में 23 जुलाई वर्ष 1937 ईस्वी को श्री रामदयालु सिंह अध्यक्ष तथा प्रोफेसर अब्दुल बारी को उपाध्यक्ष चुना गया। इसके बाद में वर्ष 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस के सहमति के विरुद्ध भारत को शामिल करने के मुद्दे पर कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्याग पत्र देकर के विधानसभा को भंग कर दिया। जबकि 1939 ईस्वी से लेकर के 1945 ईस्वी तक विधानसभा का गठन नहीं हुआ था। इसके बाद में 1935 के बारे में यदि बात करें तो 1935 ईस्वी के अधिनियम के आधार पर ही वर्ष 1946 ईस्वी में पुनः चुनाव हुए। और अप्रैल 1946 ईस्वी में श्री कृष्ण सिंह ने कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करते हुए मुख्यमंत्री पद को संभाला। इसके बाद में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले पॉइंट को, जो कि कह रहा है कि
इस विधानसभा के द्वारा 39 सदस्यों को संविधान सभा के लिए चुना गया, जिसमें कि सरोजनी नायडू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उसके बाद में जगजीवन राम इत्यादि प्रमुख नेता थे। दोस्तों, स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव के बारे में बात करें तो भारत जब स्वतंत्र हुआ उसके बाद में पहला आम चुनाव वर्ष 1952 ईस्वी में हुआ, जिसमें कि बिहार विधानसभा के 330 सीटों के लिए चुनाव हुए और स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे। इसके बाद में बात करें तो भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 152 से लेकर के अनुच्छेद 237 के अंतर्गत राज्य सरकारों और उसकी कार्यकारिणी का वर्णन किया गया है। इसमें हम लोग बात करें दोस्तों तो इसके अंतर्गत हम लोग बात करने वाले हैं बिहार राज्य की शासन व्यवस्था के बारे में। बिहार राज्य की यदि शासन व्यवस्था के बारे में बात करें तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे राज्य की विधायिका, उसके बाद में राज्य की कार्यपालिका और फिर स्थानीय स्वशासन। इन 3 अंगों से मिलकर ही दोस्तों बिहार की शासन व्यवस्था चलती है। सबसे पहले हम लोग राज्य की विधायिका के बारे में बात करें तो राज्य की विधायिका का अंग होता है दोस्तों राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा। इन तीनों से मिलकर के दोस्तों राज्य की विधायिका का निर्माण होता है। जबकि राज्य की कार्यपालिका के बारे में बात करें तो राज्य की कार्यपालिका का अंग होता है राज्यपाल, मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद और उसके बाद में प्रशासनिक अधिकारी। इसके बाद में स्थानीय स्वशासन के बारे में बात करें दोस्तों तो स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत में पंचायती राज व्यवस्था आता है, उसके बाद में नगरीय प्रशासन आता है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं दोस्तों राज्यपाल के बारे में। राज्यपाल के बारे में बात करें तो राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है और राज्यपाल को विधायी, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका संबंधी अधिकार प्रदत्त किए गए हैं और इन अधिकारों का उल्लेख संविधान में अनुच्छेद 152 से लेकर के 162 के बीच में किया गया है। दोस्तों, राज्यपाल जो है वो संवैधानिक प्रमुख होता है, लेकिन वह मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है। इसके बाद में बात करें तो राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्यपाल प्रत्यक्ष रूप से कार्यपालिका का प्रधान हो जाता है और अब तक बात करें तो बिहार में 8 बार राष्ट्रपति शासन लागू, या बात करें बिहार के बारे में तो बिहार में 8 बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों बिहार के राज्यपालों की सूची के बारे में। बिहार में जो राज्यपाल हुए हैं या जो गवर्नर हुए हैं उसके बारे में बात करें तो इसको हम लोग 2 तरीके से जानेंगे, एक स्वतंत्रता से पूर्व और फिर उसके बाद में स्वतंत्रता के पश्चात या स्वतंत्रता के बाद। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो वे होंगे सर जेम्स शिफ्टन। सर जेम्स शिफ्टन का कार्यकाल रहा था दोस्तों 11 फरवरी 1935 से लेकर के 10 मार्च 1937 ईस्वी तक। कहने का मतलब है कि आज़ादी से पहले के ये गवर्नर रहे थे या राज्यपाल रहे थे। उसके बाद में दूसरे क्रम पर सर मॉरिस गार्नियर हैलिट, जो कि 11 मार्च 1937 से लेकर के 15 मार्च 1938 ईस्वी तक रहे थे। उसके बाद में सर थॉमस अलेक्जेंडर स्वेवार्ट, जो कि 6 अगस्त 1939 से लेकर के 2 फरवरी वर्ष 1943 ईस्वी तक कार्यरत रहे थे। इसके बाद में चौथे क्रम के दोस्तों रहे थे गवर्नर, वे थे सर थॉमस जॉर्ज रदरफोर्ड। इन्होंने अपना कार्यभार संभाला था 3 फरवरी 1943 से लेकर के 6 सितंबर वर्ष 1943 ईस्वी तक। 5वें क्रम पे थे दोस्तों सर फ्रांसिस मूडी, जो कि एक कार्यकारी राज्यपाल थे और इनका कार्यकाल रहा था 7 सितंबर 1943 से लेकर के 23 अप्रैल वर्ष 1944 ईस्वी तक। जबकि 6ठे क्रम पे थे सर थॉमस जॉर्ज रदरफोर्ड, इनका कार्यकाल रहा था 24 अप्रैल 1944 से लेकर के 12 मई 1946 ईस्वी तक। उसके बाद में अगले जो गवर्नर रहे थे या जो राज्यपाल रहे थे वे थे दोस्तों सर हफ डो। इनका कार्यकाल रहा था 13 मई 1946 से लेकर के 14 अगस्त वर्ष 1947 ईस्वी तक। इसके बाद में यदि स्वतंत्रता के बाद या स्वतंत्रता पश्चात बिहार के राज्यपालों की सूची के बारे में बात करें तो सबसे पहले थे दोस्तों जयराम दास दौलतराम। इनका कार्यकाल रहा था 15 अगस्त 1947 से लेकर के 11 जनवरी वर्ष 1948 ईस्वी तक। इसके बाद में दूसरे क्रम पे थे दोस्तों माधव श्रीहरि अंडी। इनका कार्यकाल 12 जनवरी वर्ष 1948 से लेकर के 14 जून 1952 ईस्वी तक रहा था। जबकि तीसरे क्रम पे थे आर दिवाकर। इनका कार्यकाल 15 जून 1952 से लेकर के 5 जुलाई 1957 ईस्वी तक। जबकि चौथे क्रम पे थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन का कार्यकाल 6 जुलाई 1957 से लेकर के 11 मई 1962 ईस्वी तक। 5वें क्रम पे थे MAS अयंगर। इनका कार्यकाल 12 मई 1962 से लेकर के 6 दिसंबर 1967 ईस्वी तक रहा था।
इसके बाद में छठे क्रम के जो राज्यपाल रहे थे वे थे दोस्तों नित्यानंद कानूनगो। इनका कार्यकाल रहा था 7 दिसंबर 1967 ईस्वी से लेकर के 20 जनवरी वर्ष 1971 ईस्वी तक। इसके बाद में जो 7वें क्रम पे थे वे थे दोस्तों न्यायमूर्ति UN सिन्हा, जो कि पदासीन थे, और इनका कार्यकाल रहा था 21 जनवरी वर्ष 1971 से लेकर के 31 जनवरी वर्ष 1971 ईस्वी तक। इसके बाद में 8वें क्रम पे थे दोस्तों देवकांत बरुआ। इनका कार्यकाल 1 फरवरी वर्ष 1971 से लेकर के 4 फरवरी 1973 ईस्वी, जबकि रामचंद्र ढोंडिबा भंडारे का कार्यकाल रहा था 4 फरवरी 1973 से लेकर के 15 जून 1976 ईस्वी तक। 10वें क्रम पे थे दोस्तों जगन्नाथ कौशल। इनका कार्यकाल 16 जून 1976 से लेकर के 31 जनवरी 1979 ईस्वी तक, जबकि न्यायमूर्ति KBN सिंह जो कि पदासीन हुए थे और इनका कार्यकाल 31 जनवरी 1979 से लेकर के 10 सितंबर 1979 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा था। वहीं इसके बाद में 12वें क्रम के बारे में बात करें तो 12वें क्रम के राज्यपाल हुआ करते थे दोस्तों अखलाक उर रहमान किदवई, जो कि ये पहली बार थे और इनका कार्यकाल रहा था 20 सितंबर वर्ष 1979 से 15 मार्च 1985 ईस्वी तक। उसके बाद में 13वें क्रम के थे दोस्तों P वेंकट सुबैया। इनका कार्यकाल 15 मार्च 1985 से 25 फरवरी 1988, जबकि 14वें क्रम पे थे गोविंद नारायण सिंह। इनका कार्यकाल 26 फरवरी 1988 से 24 जनवरी 1989 ईस्वी, जबकि 15वें क्रम के थे दोस्तों न्यायमूर्ति दीपक कुमार सेन। इनका कार्यकाल रहा था 24 जनवरी 1989 से लेकर के 28 जनवरी 1989 ईस्वी तक, जबकि 16वें क्रम के थे दोस्तों RD प्रधान। इनका कार्यकाल 29 जनवरी वर्ष 1989 ईस्वी से लेकर के 2 फरवरी 1989 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा था। इसके बाद में 17वें क्रम के थे दोस्तों जगन्नाथ पहाड़िया। इनका कार्यकाल 3 मार्च 1989 से लेकर के 2 फरवरी 1990 ईस्वी तक रहा था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले राज्यपाल के कार्यकाल के बारे में। 18वें क्रम के जो राज्यपाल हैं वे है दोस्तों न्यायमूर्ति जीजी सोहोनी, जो कि पदासीन हुए थे और इनका कार्यकाल रहा था 2 फरवरी 1990 से लेकर के 16 फरवरी 1990 ईस्वी तक। उसके बाद में 19वें क्रम के थे मोहम्मद यूनिस सलीम। ये इनका कार्यकाल रहा था 16 फरवरी 1990 से लेकर के 13 फरवरी 1991 ईस्वी, जबकि 20वें क्रम के थे बी सत्यनारायण रेड्डी। इनका कार्यकाल 14 फरवरी 1991 से 18 मार्च 1991 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा था। 21वें क्रम के थे दोस्तों मोहम्मद शफी कुरैशी। इनका कार्यकाल 19 मार्च 1991 से लेकर के 13 अगस्त 1993 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा था। 22वें क्रम के जो राज्यपाल थे उनका कार्यकाल रहा था दोस्तों 14 अगस्त 1993 से लेकर के 26 अप्रैल 1998 ईस्वी तक, और वे थे दोस्तों अखलाक उर रहमान किदवई, जो कि दूसरी बार रहे थे। इसके बाद में 23वें क्रम के राज्यपाल रहे थे सुंदर सिंह भंडारी। इनका कार्यकाल 27 अप्रैल 1998 से 15 मार्च 1999 ईस्वी तक रहा था, जबकि 24वें क्रम के रहे थे दोस्तों राज्यपाल न्यायमूर्ति BM लाल, जो कि पदासीन थे और इनका कार्यकाल 15 मार्च 1999 से 5 अक्टूबर 1999 ईस्वी तक रहा था। इसके बाद में 25वें क्रम के थे दोस्तों सूरजभान, जिनका कार्यकाल 6 अक्टूबर 1999 से 22 नवंबर 1999, जबकि 26वें क्रम के थे विनोद चंद्र पांडे। इनका कार्यकाल 23 नवंबर 1999 से 12 जून 2003 ईस्वी तक रहा था। 27वें क्रम के थे दोस्तों MR जोइस। इनका कार्यकाल 12 जून 2003 से लेकर के 31 अक्टूबर 2004 ईस्वी तक रहा था, जबकि 28वें क्रम के थे दोस्तों वेद प्रकाश मरवाह, जो कि पदासीन थे। इनका कार्यकाल 1 नवंबर 2004 से लेकर के 4 नवंबर वर्ष 2004 ईस्वी तक रहा था। इसके बाद में 29वें क्रम के थे दोस्तों बुट्टा सिंह का जो कार्यकाल रहा था वो रहा था 5 नवंबर 2004 से लेकर के 29 जनवरी 2006 ईस्वी तक। इसके बाद में थे दोस्तों अगले जो राज्यपाल थे वे थे गोपाल कृष्ण गांधी, जो कि 30वें क्रम के राज्यपाल थे और इनका कार्यकाल 31 जनवरी 2006 से लेकर के 21 जून 2006 ईस्वी तक रहा था। उसके बाद में 31वें क्रम के थे RS गवई। इनका कार्यकाल 22 जून 2006 से लेकर के 9 जुलाई 2008 ईस्वी तक, जबकि 32वें क्रम के जो थे वे थे दोस्तों रघुनंदन लाल भाटिया। इनका कार्यकाल 10 जुलाई 2008 से लेकर के 28 जून 2009 ईस्वी तक रहा था, जबकि 33वें क्रम के राज्यपाल थे दोस्तों देवानंद कुमार। इनका कार्यकाल
इनका कार्यकाल 29 जून 2009 से लेकर के 21 मार्च 2013 ईस्वी तक रहा था। इसके बाद में 34वें क्रम के थे डी.वाई. पाटिल। डी.वाई. पाटिल का कार्यकाल 22 मार्च 2013 से लेकर के 26 नवंबर 2014 ईस्वी तक रहा था, जबकि केसरीनाथ त्रिपाठी इनका पहली बार कार्यकाल रहा था 27 नवंबर 2014 से लेकर के 15 अगस्त 2015 ईस्वी तक। इसके बाद में बात करें दोस्तों 36वें क्रम के जो राज्यपाल रहे थे वे रहे थे दोस्तों रामनाथ कोविंद। और रामनाथ कोविंद के बारे में बात करें दोस्तों तो इनका कार्यकाल रहा था 16 अगस्त 2015 से लेकर के 21 जून 2017 ईस्वी तक। इसके बाद में अगले जो राज्यपाल थे वे थे दोस्तों 37वें क्रम के केसरीनाथ त्रिपाठी, जो कि दूसरी बार हुए थे और इनका कार्यकाल था 22 जून 2017 से लेकर के 3 अक्टूबर वर्ष 2017 ईस्वी तक। 38वें क्रम के जो राज्यपाल थे वे थे दोस्तों सत्यपाल मलिक। इनका कार्यकाल रहा था 4 अक्टूबर 2017 से लेकर के 22 अगस्त 2018 ईस्वी तक। इसके बाद में लालजी टंडन की बात करें तो लालजी टंडन का कार्यकाल रहा था 23 अगस्त 2018 से लेकर के 28 जुलाई 2019 ईस्वी तक। जबकि वहीं फागू चौहान के बारे में बात की जाए तो फागू चौहान जो कि 40वें क्रम के राज्यपाल रहे थे भारत के, वे 29 जुलाई वर्ष 2019 से लेकर के 12 फरवरी 2023 तक वे अपनी पद में बने रहे। और उसके बाद में वर्तमान समय में बात करें तो वर्तमान समय में जो बिहार के राज्यपाल हैं वे हैं दोस्तों राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, जो कि अभी तक वर्तमान में पद पे काबिज हैं। इसके बाद में बात करें दोस्तों तो जाकिर हुसैन और रामनाथ कोविंद ये बिहार के ऐसे 2 राज्यपाल रहे हैं जो आगे चल कर के भारत के राष्ट्रपति भी बने हैं। इसके बाद बात करें दोस्तों फागू चौहान के बारे में तो श्री फागू चौहान जो हैं वो बिहार के 40वें राज्यपाल हैं, जो कि अभी वर्तमान समय में अपने पद से हट चुके हैं और उनके जगह पर अब पदभार ग्रहण किया है दोस्तों राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। पदासीन के बारे में बात करें तो दोस्तों पदासीन इसका अर्थ है उस समय राज्यपाल का पद खाली था एवं जब पद खाली हो तो राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति उस पद के राज्यपाल का कार्यभार संभालते हैं। अब राज्यपाल के बाद हम लोग बात करेंगे दोस्तों विधान परिषद के बारे में। विधान परिषद के बारे में बात करें तो बिहार राज्य की विधायिका जो है वे द्विसदनीय है, जिसमें कि विधान परिषद उच्च सदन है और यह एक अस्थायी सदन है। दोस्तों विधान परिषद के गठन एवं निर्माण का वर्णन जो है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 के तहत किया गया है, जबकि संविधान के अनुच्छेद 171 में विधान परिषद की संरचना का वर्णन किया गया है और इसमें स्पष्ट किया गया है कि विधान परिषद की अधिकतम संख्या विधानसभा की 1/3 से अधिक नहीं हो सकती है तथा न्यूनतम संख्या वो 40 से भी कम नहीं हो सकती है। इसके बाद में बात करें तो विधान परिषद की जो पहली बैठक है वो 20 जनवरी वर्ष 1913 ईस्वी को पटना कॉलेज के सभागार में हुई थी और इसी के आधार पर वर्ष 2013 ईस्वी में विधान परिषद का शताब्दी वर्ष समारोह मनाया गया। दोस्तों बिहार विधानसभा में या बिहार विधान परिषद के बारे में बात करें तो बिहार विधान परिषद में कुल सीटों की संख्या 75 है, जबकि विधान परिषद एक अस्थायी सदन होता है जो कि कभी भी भंग नहीं होता है और इसके 1/3 सदस्य जो हैं वो प्रति 2 वर्ष पर अवकाश ग्रहण करते हैं और विधान परिषद में सदस्यों का कार्यकाल जो है वो 6 वर्षों का होता है। इसके बाद में बात करें तो विधान परिषद में सदस्यों का चयन किस प्रकार से होता है तो उसमें होता है दोस्तों 1/3 सदस्य जो हैं वे विधानसभा के सदस्य होते हैं या विधानसभा के सदस्यों के द्वारा चुनाव होता है, जबकि 1/3 सदस्य स्थानीय निकायों के द्वारा चुने जाते हैं। इसके बाद में 1/6 सदस्य राज्यपालों के द्वारा मनोनीत होते हैं और 1/12 सदस्य ये शिक्षकों के द्वारा होते हैं। इसके बाद में 1/12 सदस्य स्नातक निर्वाचकों के द्वारा होते हैं। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों विधानसभा के बारे में। विधानसभा के बारे में बात करें तो बिहार राज्य विधायिका की निम्न सदन विधानसभा है और यह एक अस्थायी सदन है। कहने का मतलब है कि यह विघटित भी हो सकती है। दोस्तों विधानसभा का वर्णन जो है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 में किया गया है और राज्य विधानसभा में सीटों की अधिकतम संख्या 500 हो सकती है तथा न्यूनतम संख्या की बात करें तो न्यूनतम संख्या 60 निर्धारित की गई है। जबकि 7 फरवरी वर्ष 2021 को मौजूदा विधानमंडल के सभागार में प्रांतीय विधान परिषद की पहली बैठक हुई थी और इसी के आधार पर वर्ष 2021 में विधानसभा का शताब्दी वर्ष समारोह भी मनाया गया। दोस्तों बिहार विधानसभा की सीटों की संख्या के बारे में बात करें तो बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या का निर्धारण किया गया है दोस्तों 243, जबकि बिहार विधानसभा सीटों में
38 अनुसूचित जाति तथा 2 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट हैं और इसके अतिरिक्त एक सीट जो है वो आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए भी आरक्षित थी, जिसे कि 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2021 के द्वारा निरस्त कर दिया गया है। दोस्तों इसके बाद वाला पॉइंट है कि विधानसभा सदस्यों का कार्यकाल कितने दिनों का होता है। तो विधानसभा के जो जितने भी सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, लेकिन विभिन्न परिस्थितियों में इसके कार्यकाल पूरा होने के पूर्व भी भंग किया जा सकता है। इसके बाद में बात करें दोस्तों तो वर्ष 1913 ईस्वी में विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 43 थी, जबकि 1937 ईस्वी में दोस्तों विधान परिषद में सदस्यों की संख्या की बात करें तो वो 30 थी। वर्ष 1952 में 72, 1958 में 96 और 2000 ईस्वी में 75 थी, जबकि 1937 ईस्वी में ही विधानसभा में सदस्यों की संख्या की बात करें तो विधानसभा में 152, उसके बाद में 1952 ईस्वी में कितनी थी दोस्तों, वो थी 331, 1957 में 319, 1977 ईस्वी में 325 और 2000 ईस्वी में 243 थी। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों अगले अंग के बारे में, वे हैं मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री के बारे में बात करें दोस्तों तो राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है दोस्तों, तो राज्य का या किसी भी राज्य का जो कार्यपालिका होता है उसके प्रधान होते हैं मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ही मंत्रिपरिषद का गठन होता है, जो कि अनुच्छेद 163 के तहत राज्यपाल को सहयोग प्रदान करते हैं। दोस्तों इसके बाद में अगला पॉइंट कह रहा है कि मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद एवं मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करता है तथा राज्य के विकास के लिए उत्तरदायित्व का निर्वहन करता है। दोस्तों मुख्यमंत्री जो है वो राज्य में देश के प्रधानमंत्री के समान होता है और सामान्यतः मुख्यमंत्री का कार्यकाल जो है वो 5 वर्षों का होता है, लेकिन बहुमत खोने एवं अन्य विषम परिस्थितियों में वे पहले भी अपना त्याग कर सकते हैं या पहले भी अपना पद त्याग कर सकते हैं। इसके बाद में बात करें दोस्तों तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बिहार में अभी तक जितने भी मुख्यमंत्री हुए हैं उनके कार्यकाल के बारे में और उनकी सूची को देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों जो पहले मुख्यमंत्री थे जिसको कि राष्ट्रपति भी कहा जाता था, प्रधानमंत्री भी कहा जाता था, वे थे मोहम्मद यूनुस और इनका कार्यकाल रहा था 1 अप्रैल 1937 से लेकर के 19 जुलाई वर्ष 1937 ईस्वी तक। दूसरे क्रम पे थे श्री कृष्ण सिंह 20 जुलाई 1937 से 31 अक्टूबर 1939। तीसरे पर श्री कृष्ण सिंह 2 अप्रैल 1946 से 31 जनवरी 1961 ईस्वी तक। उसके बाद में दीप नारायण सिंह कार्यवाहक थे और इनका कार्यकाल 1 फरवरी 1961 से लेकर के 18 फरवरी 1961 ईस्वी तक, जबकि 5वें क्रम पे थे विनोदानंद झा और जी इनका कार्यकाल रहा था 18 फरवरी 1961 से लेकर के 2 अक्टूबर 1963 ईस्वी तक। छठे क्रम के जो मुख्यमंत्री थे वे थे दोस्तों कृष्ण वल्लभ सहाय, जिनका कार्यकाल 2 अक्टूबर 1963 से लेकर के 5 मार्च 1967 ईस्वी तक रहा था। इसके बाद में 7वें क्रम के मुख्यमंत्री थे महामाया प्रसाद सिन्हा, इनका कार्यकाल 5 मार्च 1967 से लेकर के 28 जनवरी 1968 ईस्वी तक रहा था। 8वें क्रम पे थे दोस्तों सतीश प्रसाद सिन्हा जो कि कार्यवाहक मुख्यमंत्री थे और इनका कार्यकाल 28 जनवरी 1968 से लेकर के 1 फरवरी 1968 ईस्वी तक रहा था। इसके बाद में बारी आती है दोस्तों बीपी मंडल का, जो कि 9वें क्रम के मुख्यमंत्री रहे थे और इनका कार्यकाल 1 फरवरी 1968 से लेकर के 22 मार्च 1968 ईस्वी तक रहा था। 10वें क्रम के थे दोस्तों भोला पासवान शास्त्री, इनका कार्यकाल 22 मार्च 1968 से लेकर के 29 जून 1968 ईस्वी तक था। उसके बाद में राष्ट्रपति शासन लगा था पहली बार दोस्तों, वो लगा था 29 जून 1968 से लेकर के 26 फरवरी 1969 ईस्वी तक। उसके बाद में 11वें क्रम के जो मुख्यमंत्री थे वे थे सरदार हरिहर सिंह, जो कि 14 फरवरी वर्ष 1969 से लेकर के 22 जून 1969 ईस्वी तक कार्यकाल में रहे थे। 12वें क्रम के थे दोस्तों भोला पासवान शास्त्री, जो कि दूसरी बार रहे थे और इनका कार्यकाल रहा था 22 जून 1969 से लेकर के 4 जुलाई 1969 ईस्वी तक। फिर उसके बाद में दोस्तों दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लागू होता है और ये लागू होता है दोस्तों 6 जुलाई 1969 से लेकर के 16 फरवरी 1970 ईस्वी तक। 13वें क्रम के जो मुख्यमंत्री थे वे थे दोस्तों दरोगा प्रसाद राय, जिनका कार्यकाल 26 फरवरी 1970 से लेकर के 22 दिसंबर 1970 ईस्वी तक होता है। 14वें क्रम के मुख्यमंत्री के बारे में बात करें तो वे हैं दोस्तों कर्पूरी ठाकुर का कार्यकाल रहा था 22 दिसंबर 1970 से लेकर के 2 जून 1971। इसके बाद में फिर 15वें क्रम पे आते हैं दोस्तों तीसरी बार भोला पासवान शास्त्री और इनका कार्यकाल फिर होता है 2 जून 1971 से लेकर के
9 जनवरी 1972 ईस्वी तक। उसके बाद में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लागू होता है दोस्तों, वो होता है 9 जनवरी 1972 से लेकर के 19 मार्च 1972 ईस्वी तक। दोस्तों इसके बाद में 16वें क्रम के मुख्यमंत्री होते हैं केदार पांडे, जिनका कार्यकाल 19 मार्च 1972 से लेकर के 2 जुलाई 1973 ईस्वी तक होता है। और 17वें क्रम के हैं दोस्तों अब्दुल गफूर, जिनका कार्यकाल 2 जुलाई 1973 से लेकर के 11 अप्रैल 1975 ईस्वी तक होता है। 18वें क्रम के हैं दोस्तों जगन्नाथ मिश्र, 11 अप्रैल 1975 से 30 अप्रैल 1977, जबकि चौथी बार राष्ट्रपति शासन लागू होता है दोस्तों 30 अप्रैल 1977 से 24 जून 1977 तक। फिर बारी आती है दोस्तों कर्पूरी ठाकुर की, जो कि दूसरी बार मुख्यमंत्री बनते हैं और इनका कार्यकाल होता है 24 जून 1977 से लेकर के 21 अप्रैल 1979 ईस्वी तक। 20वें क्रम के हैं राम सुंदर दास, जो कि 21 अप्रैल 1979 से लेकर के 17 फरवरी 1980 ईस्वी तक मुख्यमंत्री के पद पर रहे थे। फिर आती है बारी दोस्तों राष्ट्रपति शासन की, और 5वीं बार राष्ट्रपति शासन लागू होता है 17 फरवरी 1980 से लेकर के 8 जून 1980 ईस्वी तक। उसके बाद में 21वें क्रम के हैं जगन्नाथ मिश्र, जो कि दूसरी बार रहे हैं और इनका कार्यकाल 8 जून 1980 से लेकर के 14 अगस्त 1983 ईस्वी तक इनका कार्यकाल होता है। 22वें क्रम के हैं दोस्तों चंद्रशेखर सिंह, इनका कार्यकाल 14 अगस्त 1983 से 12 मार्च 1985, जबकि विंध्येश्वरी दुबे, इनका कार्यकाल 12 मार्च 1985 से 13 फरवरी 1988 तक होता है। 24वें क्रम के जो मुख्यमंत्री हैं वे हैं दोस्तों भागवत झा आजाद, जिनका कार्यकाल 14 फरवरी 1988 से लेकर के 10 मार्च 1989 ईस्वी तक होता है। इसके बाद में 25वें क्रम के मुख्यमंत्री रहते हैं सत्येंद्र नारायण सिन्हा, जो कि 11 मार्च 1989 से लेकर के 6 दिसंबर 1989 ईस्वी तक पद पे बने रहते हैं। फिर तीसरी बार आते हैं दोस्तों जगन्नाथ मिश्र, जो कि 26वें क्रम के मुख्यमंत्री के रूप में आते हैं और इनका कार्यकाल होता है 6 दिसंबर 1989 से लेकर के 10 मार्च 1990 ईस्वी तक। इसके बाद में 27वें क्रम के जो मुख्यमंत्री होते हैं वे हैं दोस्तों लालू प्रसाद यादव, जिनका कार्यकाल 10 मार्च 1990 से लेकर के 28 मार्च 1995 ईस्वी तक होता है। फिर इसके बाद में दोस्तों राष्ट्रपति शासन 6ठी बार लागू होता है 28 मार्च 1995 से लेकर के 4 अप्रैल 1995 ईस्वी तक। इसके बाद में फिर 28वें क्रम के मुख्यमंत्री बनते हैं दोस्तों लालू प्रसाद यादव, जो कि लगातार दूसरी बार बने हैं और इनका कार्यकाल दूसरी बार होता है 4 अप्रैल 1995 से लेकर के 25 जुलाई 1997 ईस्वी तक। इसके बाद में राबड़ी देवी जो कि बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री रही हैं और इनका कार्यकाल था दोस्तों 25 जुलाई 1997 से लेकर के 11 फरवरी 1999 ईस्वी तक। इसके बाद में फिर राष्ट्रपति शासन लागू होता है 7वीं बार 11 फरवरी 1999 से लेकर के 9 मार्च 1999 ईस्वी तक। फिर राबड़ी देवी का दूसरा कार्यकाल शुरू होता है दोस्तों 9 मार्च 1999 से लेकर के 2 मार्च 2000 ईस्वी तक। और उसके बाद में बारी आती है दोस्तों नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार पहली बार जो मुख्यमंत्री के पद पे होते हैं उनका कार्यकाल होता है 3 मार्च 2000 ईस्वी से लेकर के 10 मार्च 2000 ईस्वी तक। उसके बाद में फिर तीसरी बार राबड़ी देवी का शासन कहलाता है, या राबड़ी देवी जो है वे फिर पदासीन होती हैं मुख्यमंत्री के पद पे और फिर वे अपना कार्यकाल निभाती हैं दोस्तों 11 मार्च 2000 ईस्वी से लेकर के 6 मार्च 2005 ईस्वी तक। इसके बाद में अगला बारी आता है दोस्तों नीतीश कुमार का। उसके पहले भी एक बार फिर से राष्ट्रपति शासन 8वीं बार लागू होता है 7 मार्च 2005 से लेकर के 24 नवंबर 2005 ईस्वी तक। और 33वें क्रम के मुख्यमंत्री होते हैं नीतीश कुमार, दूसरी बार होते हैं, जिनका कार्यकाल 24 नवंबर 2005 से लेकर के 26 नवंबर 2010 ईस्वी तक होता है। फिर 34वें क्रम पे होते हैं दोस्तों नीतीश कुमार, तीसरी बार होते हैं और इनका कार्यकाल 26 नवंबर 2010 से लेकर के 20 मई 2014 ईस्वी तक होता है। इसके बाद में दोस्तों आते हैं जीतन राम मांझी, और जीतन राम मांझी जो कि 35वें क्रम के मुख्यमंत्री होते हैं बिहार के, और इनका कार्यकाल 20 मई 2014 से लेकर के 22 फरवरी 2015 ईस्वी तक होता है। उसके बाद से दोस्तों लगातार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के पद पे बने रहते हैं और अभी तक वर्तमान समय में वे मुख्यमंत्री के पद पे हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में। कह रहा है कि ब्रिटिश शासन में बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? वे थे दोस्तों मोहम्मद यूनुस, जो कि 1937 ईस्वी में थे, जबकि स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री रहे थे श्री कृष्ण सिंह, और बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री थे दोस्तों भोला पासवान शास्त्री, जबकि बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री थे महामाया प्रसाद सिन्हा। और उसके बाद बात करें तो बिहार में प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री रहे थे अब्दुल गफूर।
जबकि बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री रही थी दोस्तों श्रीमती राबड़ी देवी, और बिहार में सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री रहे हैं श्री नीतीश कुमार। इसके बाद हम लोग बात करेंगे दोस्तों स्थानीय स्वशासन के बारे में। स्थानीय स्वशासन के संदर्भ में सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। इसके बारे में पहला पॉइंट कह रहा है कि स्वतंत्रता उपरांत ही वर्ष 1947 ईस्वी में बिहार में पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में अधिनियम बनाया गया, और 73वें संविधान संशोधन के बाद बिहार सरकार ने बिहार पंचायती राज अधिनियम 1992 को लागू किया, और बलवंत राय मेहता की सिफारिश के अनुरूप ही त्रिस्तरीय व्यवस्था 2001 ईस्वी से कार्यरत हुआ। दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था को और अधिक सशक्त बनाने के लिए बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 को लागू किया गया। उसके बाद बात करें तो बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के जो मुख्य प्रावधान रहे थे वे रहा था दोस्तों पंचायती राज्य के 3 स्तर, और वे 3 स्तर हैं दोस्तों, पहला ग्राम पंचायत, दूसरा पंचायत समिति और तीसरा जिला परिषद। ये 3 स्तर होंगे किसका दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था का। इसके बाद बात करें तो महिलाओं के लिए सभी स्तरों पर 50% का आरक्षण होगा, और इसके बाद बात करें तो इसके बाद में पिछड़े वर्ग को सभी स्तरों एवं मुद्दों पर अधिकतम 20% का आरक्षण प्रदान किया जाएगा। दोस्तों, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्गों को सभी स्तरों पर जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण प्राप्त होंगे, जबकि अगला पॉइंट है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग का सभी स्तरों एवं पदों पर कुल आरक्षण 50% से अधिक नहीं होगा। इसके बाद में पंचायती राज्य में निर्वाचित पदधारकों को लोक सेवक का दर्जा प्राप्त होगा, जबकि पंचायती राज का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के अधीन ही होगा। इसके बाद में अगला पॉइंट कह रहा है कि बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के अधीन ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और फिर पंचायत समिति एवं जिला परिषद की संरचना एवं विशेषताओं के बारे में बात करें तो उसमें सबसे पहले आता है दोस्तों ग्राम सभा। ग्राम सभा के बारे में बात करें तो यह पंचायती राज के अधीन सबसे बड़ी सभा होती है, और ग्राम सभा में गांव के सभी मतदाता सदस्य होते हैं, जबकि ग्राम सभा की बैठक के लिए 2 बैठकों के बीच का अंतराल 3 महीने से अधिक का नहीं होना चाहिए, या 3 महीने से अधिक का अंतराल नहीं होगा, और 1 वर्ष में दोस्तों 4 बैठकें कराना अनिवार्य है। इसके बाद में अगला पॉइंट है कि ग्राम सभा के बैठक का आयोजन मुखिया के द्वारा करवाया जाएगा, और यह ग्राम सभा का कोरम अर्थात गणपूर्ति का कुल सदस्यों का 1/20 होना चाहिए, या 1/20 होता है। अगला पॉइंट है कि ग्राम सभा की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता संबद्ध ग्राम पंचायत के मुखिया द्वारा की जाती है तथा उसकी अनुपस्थिति में उप मुखिया इसका संचालन करेंगे। अगला पॉइंट है कि ग्राम सभा का मुख्य कृत्य या कार्य विकासात्मक कार्यों के सहयोग करना, लाभुकों की पहचान करना, उसके बाद में अंशदान देना, सौहार्द बढ़ाना तथा निगरानी समिति के द्वारा कार्यों का पर्यवेक्षण करना, ये सारे के सारे काम हैं दोस्तों ग्राम सभा के। इसके बाद में ग्राम सभा के बाद हम लोग बात करते हैं ग्राम पंचायत के बारे में। ग्राम पंचायत के बारे में बात करें तो निर्वाचन या निर्वाचित मुखिया या उप मुखिया एवं वार्ड सदस्य को मिलाकर ही 7000 की जनसंख्या पर एक ग्राम पंचायत का गठन होता है। कहने का मतलब है दोस्तों कि ग्राम पंचायत का गठन करने में 3 अंग शामिल होते हैं। वे होते हैं दोस्तों मुखिया, उप मुखिया और वार्ड सदस्य। और जनसंख्या कितनी होनी चाहिए तो 7000 जनसंख्या होनी चाहिए, और 7000 जनसंख्या में ही इस 3 अंग का चुनाव होगा, और यही 3 अंग मिलकर के एक ग्राम पंचायत का गठन करेगी। उसके बाद में ग्राम पंचायत का कार्यकाल दोस्तों कितने दिनों का होगा तो ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, और ग्राम पंचायत का चुनाव उसके विघटन के 6 माह के अंदर ही पूरा कर लिया जाना चाहिए। दोस्तों, मुखिया के बारे में बात करें तो मुखिया इसका चुनाव जो है वो प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा होता है, और उप मुखिया इसका चुनाव वार्ड सदस्यों के बहुमत के द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव से होता है। बहुमत बराबर होने की स्थिति में परिणामी जो रिजल्ट है या परिणाम जो है वो लॉटरी के द्वारा होता है। अब हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों किसके बारे में, वार्ड सदस्य के बारे में। वार्ड सदस्य के बारे में बात करें तो प्रत्येक वार्ड के लिए एक वार्ड का चुनाव जो है वो प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा होता है, और प्रत्येक 500 जनसंख्या पर एक वार्ड सदस्य का निर्वाचन होता है। कहने का मतलब है कि जिस क्षेत्र में 500 से अधिक मतदाता होंगे या फिर 500 से अधिक जनसंख्या होगी, उसी क्षेत्र में दोस्तों एक वार्ड सदस्य का चुनाव किया जाने का प्रावधान है। इसके बाद में बात करें तो मुखिया एवं उप मुखिया अपना त्यागपत्र जिला पंचायती राज पदाधिकारी को स्वयं लिख करके दे सकते हैं, जबकि वार्ड सदस्य अपना त्यागपत्र स्वयं लिख करके मुखिया को दे सकते हैं, जिसके 7 दिन के बाद ही उसका पद रिक्त हो जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर कोई भी वार्ड सदस्य अपना इस्तीफा देना चाहते हो
अपना त्यागपत्र देना चाहते हो तो वे मुखिया को अपना त्यागपत्र लिख कर के देंगे और जिस दिन वे लिख के देंगे उसके 7 दिन के बाद ही उनका पद रिक्त हो जाएगा। इसके बाद में बात करें तो ग्राम पंचायत की बैठक के लिए गणपूर्ति सदस्यों की कुल संख्या की आधी अर्थात 1/2 होनी चाहिए या 1/2 होगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ग्राम कचहरी के बारे में। ग्राम कचहरी से संबंधित पहला जो पॉइंट है वो कह रहा है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र में न्यायिक कृत्यों के लिए एक ग्राम कचहरी होती है। दोस्तों ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच होता है, जो कि प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा निर्वाचित होता है। इसके बाद में ग्राम पंचायत के सभी वार्डों से या सभी वार्ड से एक पंच सदस्य प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा निर्वाचित होता है और निर्वाचित पंच सदस्य एवं सरपंच अपने में से एक उप सरपंच का चुनाव अप्रत्यक्ष मतदान के द्वारा करते हैं। इसके बाद में प्रत्येक ग्राम पंचायत की प्रत्येक ग्राम कचहरी की सहायता के लिए एक सचिव एवं एक न्याय मित्र की नियुक्ति की जाती है, जबकि सरपंच एवं उप सरपंच अपना त्यागपत्र जिला पंचायती राज पदाधिकारी को स्वलिखित आवेदन देकर के देते हैं। इसके बाद में बात करें तो ग्राम कचहरी का कोई पंच अपना त्यागपत्र स्वलिखित आवेदन के द्वारा सरपंच को देते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों पंचायत समिति के बारे में। पंचायत समिति के बारे में बात करें तो पहला पॉइंट कह रहा है कि प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति होती है और प्रत्येक 5000 की जनसंख्या पर एक पंचायत समिति सदस्य का निर्वाचन होता है। दोस्तों पंचायत समिति सदस्य का निर्वाचन जो है वो प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली के द्वारा होता है, जबकि पंचायत समिति सदस्य निर्वाचित उपरांत अपने या निर्वाचन के उपरांत अपने सदस्यों में से प्रमुख एवं उप प्रमुख का चुनाव करते हैं। इसके बाद में बात करें तो प्रमुख एवं उप प्रमुख का चुनाव पंचायत समिति के द्वारा अप्रत्यक्ष मतदान के द्वारा किया जाता है, जबकि प्रमुख के बारे में बात करें तो प्रमुख जो है वो पंचायत समिति के बैठक की अध्यक्षता करते हैं और प्रमुख अपना त्यागपत्र लिखित रूप से अनुमंडल दंडाधिकारी को देते हैं। जबकि उप प्रमुख के बारे में बात करें तो उप प्रमुख अपना त्यागपत्र स्वलिखित रूप से प्रमुख को देते हैं और पंचायत समिति का सदस्य अपना त्यागपत्र स्वलिखित रूप से प्रमुख को देते हैं। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं दोस्तों जिला परिषद के बारे में। जिला परिषद के बारे में बात करें तो जिला स्तर पर जिला परिषद होती है और जिला परिषद ग्राम पंचायतों एवं पंचायत समितियों के लिए नीति निर्धारण एवं मार्गदर्शन का काम किया करती है। दोस्तों जिला परिषद के सदस्य जो हैं वो लगभग 50,000 की जनसंख्या पर प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा चुने जाते हैं, जबकि जिला परिषद के निर्वाचित सदस्य अपने में से एक अध्यक्ष एवं एक उपाध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली के द्वारा करते हैं और अध्यक्ष अपना त्यागपत्र स्वलिखित रूप से जिला दंडाधिकारी को देता है तथा उपाध्यक्ष की बात करें तो उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र स्वलिखित रूप से अध्यक्ष को सौंपता है। इसके बाद में बात करें तो जिला परिषद का सदस्य जो है वो अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को दे देते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों पंचायती राज्य की। पंचायती राज्य के सभी उन जनप्रतिनिधियों के निर्वाचन एवं त्यागपत्र की विधि के बारे में। जनप्रतिनिधि एक तरफ देखेंगे, दूसरे तरफ उसके निर्वाचन को देखेंगे कि उसका निर्वाचन कैसे होता है और फिर वे अपना त्यागपत्र किसको देते हैं इसको देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों मुखिया के बारे में। मुखिया का चुनाव दोस्तों प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के द्वारा होता है और ये अपना त्यागपत्र जिला पंचायती राज पदाधिकारी को देते हैं, जबकि उप मुखिया का चुनाव होता है दोस्तों अप्रत्यक्ष प्रणाली से और ये भी अपना त्यागपत्र जिला पंचायती राज पदाधिकारी को देते हैं। जबकि वार्ड सदस्य का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से होता है या प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा होता है, जो कि अपना त्यागपत्र मुखिया को देते हैं। इसके बाद में यदि प्रमुख की बात करें तो प्रमुख का चुनाव होता है दोस्तों अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा और ये अपना त्यागपत्र अनुमंडल दंडाधिकारी को देते हैं। इसके बाद में बात करें तो उप प्रमुख का जो चुनाव है या जो निर्वाचन है वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा होता है और ये अपना त्यागपत्र प्रमुख को देते हैं। जबकि पंचायत समिति का जितने भी सदस्य होते हैं वे उनका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है और ये अपना त्यागपत्र प्रमुख को सौंपते हैं। जबकि जिला परिषद का अध्यक्ष इसका चुनाव होता है दोस्तों अप्रत्यक्ष रूप से और ये अपना त्यागपत्र जिला दंडाधिकारी को सौंपते हैं। फिर यदि हम लोग जिला परिषद उपाध्यक्ष की बात करें तो जिला परिषद का उपाध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा होता है और ये अपना त्यागपत्र जिला परिषद के अध्यक्ष को सौंपते हैं। जबकि जिला परिषद के सदस्य जितने भी होते हैं उन सभी का चुनाव या उन सभी का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है और ये सभी के सभी अपने जो त्यागपत्र है वो जिला परिषद अध्यक्ष को देते हैं। दोस्तों सरपंच का भी निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है और ये अपना त्यागपत्र या अपना त्याग किसे देते हैं दोस्तों, ये देते हैं जिला पंचायती राज पदाधिकारी को। इसके बाद में उप सरपंच का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, जो कि अपना त्याग देते हैं दोस्तों, अपना त्याग पत्र देते हैं जिला पंचायती राज पदाधिकारी को। फिर पंच के बारे में बात करें तो पंच का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है और पंच अपना त्यागपत्र सरपंच को सौंपते हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों नगरीय प्रशासन के बारे में।
नगरीय प्रशासन के बारे में बात करें तो पहला पॉइंट है कि नगरीय क्षेत्र में स्थानीय सुविधाओं के उद्देश्य से नगर पालिका का गठन किया गया है। 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत बिहार में नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत के लिए बिहार नगर पालिका अधिनियम लागू किया गया। जबकि बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 की बात करें तो इसमें शहरी स्वशासन को त्रिस्तरीय संरचना नगर पंचायत, नगर परिषद एवं नगर निगम का प्रावधान किया गया। दोस्तों, नगर निकायों में प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा 5 वर्षों के लिए सदस्यों का चयन किया जाता है और इसमें भी पंचायती राज्य के प्रावधानों के अनुरूप आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं दोस्तों नगरीय प्रशासन के बारे में। नगरीय प्रशासन को हम लोग 3 तरीके से बांट करके अध्ययन करेंगे। सबसे पहले नगर निगम, उसके बाद में नगर परिषद और फिर तीसरा है नगर पंचायत। इसमें बात करें दोस्तों तो वर्तमान में बिहार में कुल मिलाकर नगर निकायों की संख्या 261 है, जिसमें कि नगर निगम है दोस्तों 19, नगर परिषद 88 है, जबकि नगर पंचायत की बात करें तो नगर पंचायत 154 है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं दोस्तों बिहार में अब न्यायपालिका के बारे में बात कर लेते हैं। बिहार में न्यायपालिका के बारे में बात करें तो राज्य की न्यायिक व्यवस्था में उच्च न्यायालय पटना का स्थान शीर्ष पर है। जबकि पटना उच्च न्यायालय के गठन की बात करें तो पटना उच्च न्यायालय का गठन भारत सरकार अधिनियम 1909 के अंतर्गत 3 फरवरी वर्ष 1916 ईस्वी को किया गया था। दोस्तों, इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश रहे थे सर एडवर्ड मेनार्ड जेम्स चेम्स कैमियर और पटना उच्च न्यायालय पटना में मुख्य न्यायाधीश सहित 29 न्यायाधीश हैं तथा 14 अतिरिक्त न्यायाधीश भी हैं। इसके अलावा बात करें तो बिहार में न्यायिक व्यवस्था में जिला एवं अनुमंडल स्तर पर भी अधीनस्थ न्यायालय हैं। अब प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में बात करें तो प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत सबसे पहला पॉइंट है कि प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए राज्य को प्रशासनिक रूप से विभाजित किया गया है। वह दोस्तों प्रशासनिक की जो इकाई है वह है राज्य, और राज्य का जो प्रशासनिक उच्च पदाधिकारी होता है वो होता है दोस्तों मुख्य सचिव अर्थात CS। उसके बाद में प्रमंडल की बात करें जो कि प्रशासनिक इकाई का ही एक अंग है। प्रमंडल का जो प्रशासनिक उच्च पदाधिकारी होता है वह होता है दोस्तों आयुक्त अर्थात कमिश्नर। जबकि जिला का होता है दोस्तों जिला पदाधिकारी अर्थात DM। उसके बाद में अनुमंडल का होता है अनुमंडल पदाधिकारी अर्थात SDO। उसके बाद में प्रखंड या अंचल की बात करें तो इसका जो प्रशासनिक उच्च पदाधिकारी होता है वो होता है दोस्तों प्रखंड विकास पदाधिकारी VDO, या उसके बाद में होता है दोस्तों अंचल अधिकारी अर्थात CO। इसके अलावा बात करें दोस्तों तो कह रहा है कि प्रशासनिक दृष्टि से राज्य का प्रशासनिक प्रधान मुख्य सचिव होता है और मुख्य सचिव सचिवालय का प्रधान होता है, जबकि मुख्य सचिव का समस्त विभागों पर नियंत्रण होता है और मुख्य सचिव मुख्यमंत्री का प्रधान सलाहकार होता है। दोस्तों, मुख्य सचिव जो है वो मंत्रिमंडल का भी सचिव होता है और वह मंत्रिमंडल की बैठकों का प्रबंधन करता है। यहाँ तक दोस्तों हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की बिहार के राज्य व्यवस्था के बारे में। तो बिहार की राज्य व्यवस्था यहीं पे हम लोग का समाप्त होती है और फिर हम लोग इसके बाद आगे मिलेंगे तो बात करेंगे दोस्तों बचे हुए और टॉपिक के बारे में। फिलहाल अपने सेशन को आज के सेशन को यहीं पर स्थगित करेंगे। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।